मेरा नाम समरा है। मेरी उम्र 21 साल है। मेरे बाप ने 2 शादियां की थी। मेरी सगी माँ का देहांत हो गया था। अब मैं अपनी सौतेली माँ के पास रहती थी। मेरा बाप बहुत ज्यादा बीमार था। मैं यहाँ पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी और मैं कोई मासूम लड़की नहीं थी। मुझे पता था कि मेरी माँ मुझ पर जुल्म करना चाहती है और मैं उसके सारे जुल्म का मुकाबला करती थी। एक दिन मेरे बाप इस दुनिया से चले गए क्योंकि उनकी तबीयत पहले से ही बहुत ज्यादा खराब थी। मेरी माँ ने सीधा कह दिया कि अगर तू मेरी बहन के बेटे से शादी करती है तो ठीक, वरना तू यहाँ से चली जा। तेरा बाप मर गया है, अब मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं है। मैं इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। वह निहायती बुरा इंसान था और अपना कोई काम भी नहीं करता था। ये तो ऐसा ही था कि एक दोजख से निकल करके दूसरे में छलांग मार देती। मेरे बाबा के अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई भी नहीं था। लेकिन मैंने झूठ बोला कि शहर में मेरे मामा रहते हैं और मैं उनके घर जा रही हूँ। मेरी माँ ने कहा तो फिर दफा हो जा, इंतजार किसका है। मैंने कुछ पैसे जमा किए हुए थे और बाबा ने भी मेरे लिए कुछ पैसे और जेवर रखे हुए थे जिनके बारे में मेरी माँ को पता नहीं था। मैंने वह उठा और शहर चली गई और वहां जाकर एक घर किराए पर लेने की बात की। वहां एक लड़की को देखा जो अपने घर के सामने वाली जगह धो रही थी। मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी। मैंने उससे कहा कि मुझे एक गिलास पानी मिल जाएगा। वो मेरी उम्र की थी और बहुत अच्छी थी। उसने मुझे फौरन पानी ला कर दिया और पूछा कि आप अकेली हैं। मैंने उसको बताया कि मैं बहुत दूर से आई हूँ। उसका नाम पायल था और वह बहुत अच्छी थी। उसने मुझे बताया कि यहाँ एक बूढ़ा इंसान रहता है, इसके काफी सारे छोटे छोटे घर है, वह घर किराए पर दे देगा, आप उससे बात कर लें। उस लड़की ने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी थी। मुझे घर किराए पर मिल जाए तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो जाती। लेकिन मकान मालिक ने मुझे एक बात कही। उसने कहा कि देखो, तुम अकेली हो और मैं किसी अकेली लड़की को घर नहीं देता, लेकिन तुम मजबूर हो इसलिए मैं तुम्हें घर तो दे दूंगा, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है। पहले तो मैं हैरान हुई कि पता नहीं बुढ़ा किस किस्म की शर्त रखेगा, लेकिन फिर जब उसने शर्त रखी तो मैंने फौरन शर्त मान ली। उसकी ये बात बिल्कुल ठीक थी कि अकेली लड़की को घर नहीं मिलता। इस बुढ़े ने कहा कि मेरी बीवी मर चुकी है और तुम्हें मेरे कपड़े धोकर इस्त्री करके मुझे देने होंगे। मैंने कहा कि ठीक है, मैं कपड़े धो दूंगी। दिल में काफी खुशी थी कि इस जालिम सौतेली माँ से तो जान छूट गई है। मैंने अपने नए घर को थोड़ा बहुत सेट किया। इस बुढ़े ने कपड़े धोने के लिए मुझे एक मशीन भी दी थी और साथ में कपड़े भी दे दिए। मैंने कहा कि कोई मसला नहीं है, सूट धोना और इस्त्री करना कौन सा मुश्किल है। जिस लड़की से मैंने पता पूछा था वह मेरे घर के साथ ही 2 घर छोड़कर रहती थी। उसने शाम को मेरे लिए चाय और खाना भी भिजवाया था। वह बहुत अच्छी थी। इसके साथ मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो गई। ऐसे लगता था कि मैं बहुत अच्छी जगह रहने आ गई हूँ। सारे लोग ही बहुत अच्छे थे। मैंने घर के सामने एक बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जाता है और अगले ही दिन मेरे पास 1-2 बच्चे भी आ गए। मैंने सोचा था कि दिन के टाइम नौकरी करूंगी, इसलिए मैं इंटरव्यू देने के लिए भी गई थी। अब मुझे अपनी जिंदगी को खुद ही संभालना था। मेरे लिए सब कुछ इतना आसान नहीं था, लेकिन मैंने अपने माँ और बाप को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। इसके बाद मुझ में इतनी हिम्मत तो आ गई थी कि मैं अकेली इस दुनिया से लड़ सकती। जो जेवर और पैसे थे मेरे पास थे, वह मैंने बैंक में रखवा दिए ताकि वह सुरक्षित रहे और मैं उनको खर्च नहीं करना चाहती थी। मेरी यही कोशिश थी कि जो पैसे मैं खुद कमाऊं उन्हीं को इस्तेमाल करूं। इसके बाद मेरी जिंदगी इसी तरह जा रही थी। वह लड़की जिसके साथ मेरी दोस्ती हुई थी उसका नाम पायल था। वो बहुत अच्छी थी। मैं उसके घर गई। उसके घर में उसकी एक माँ और 2 उसकी छोटी बहनें थी। उनके घर में भी बहुत गरीबी थी और पायल एक ऑफिस में काम करती थी। उसी ने बहुत जल्द मेरी नौकरी अपने ऑफिस में भी लगवा दी थी। मेरे मकान मालिक का नाम पहलवान था। वह बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसके बारे में वहाँ के ज्यादातर लोगों की राय अच्छी नहीं थी। सब कहते थे कि बहुत ही फजूल आदमी है। अपने जमाने में जब जवान था तो इसका बहुत सी औरतों के साथ चक्कर था। दरअसल यहाँ पर ज्यादातर घर इसी के थे। इसके इस मोहल्ले में 10 घर थे जो उसने किराए पर दिए हुए थे, इसलिए सभी लोग इसके बारे में बुरा सोचते थे। वैसे भी वो मकान मालिक किसी को अच्छा नहीं लगता जो महीने की पहली तारीख को आकर आपसे पैसे मांगना शुरू कर दे।
वह भला आपको अच्छा क्यों लगेगा? वैसे उसने मुझसे किराया बहुत ही कम सा मांगा था, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं था। एक दिन मैं इसके कपड़े धो रही थी, जब इसके कपड़ों में से मुझे 500 का नोट मिला। पहले मैंने सोचा कि मैं ये वापस कर दूं, फिर सोचा कि नहीं, रहने देती हूँ, मेरा भी तो कोई हक बनता है। मैं इसके कपड़े धो रही हूँ, अगर मांगेगा तो कह दूंगी कि हाँ मिले थे, अलमारी में रखे थे, भूल गई थी, और अगर नहीं मांगेगा तो मैं अपने पास रख लूंगी। वैसे इतना अमीर आदमी है, 10 घर थे उसके और सबसे किराया लेता था। इसे क्या परवाह कि 500 का एक नोट कहाँ गया है। इसलिए मैंने वे पैसे अपने पास ही रख लिए। 2-3 दिन तक तो मैं सोचती रही कि कहीं ये पूछ ही ना ले, पैसे वापस कर देने चाहिए, वरना सोचेगा कि कैसी लड़की पर भरोसा कर लिया, इसको अपना घर दे दिया। 500 रुपए के पीछे उसने अपनी औकात दिखा दी है, लेकिन उसने ऐसा कोई भी सवाल नहीं किया और इसके बाद मैंने सोचना बंद कर दिया। फिर मुझे इसके कपड़ों से आए दिन पैसे मिलने लगे थे और मैं वे पैसे भी अपने पास रख लेती थी। मैं खुश थी कि चलो अच्छी बात है, मेरी मेहनत की कमाई है। आखिर मैं इसके कपड़े धोती थी और उसके सारे कपड़े ही सफेद रंग के होते थे। एक दिन सुबह सुबह शोर पर आंख खुली। मोहल्ले में काफी शोर हो रहा था। 2 लोग आपस में झगड़ रहे थे और एक दूसरे को बड़ी बड़ी गालियां दे रहे थे। मुझे लड़ने की आवाज से बहुत डर लगता था। मेरी सौतेली माँ भी मेरे बाप के साथ लड़ती रहती थी, उनकी बीमारी का भी लिहाज न करती थी। मुझे लड़ने झगड़ने की बातों से डर लगता था और मेरा दिल बैठ जाता था, लेकिन बात क्या हो रही थी ये मुझे समझ नहीं आ रही थी। बाद में मैंने पायल से पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि एक घर से जवान लड़की गायब हो गई है, इसलिए सब शोर मचा रहे थे। एक आदमी कह रहा था कि पड़ोस वाले घर के लड़के ने उसकी लड़की को भगाया है, क्योंकि वह दोनों साथ रहते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वह लड़की खुद ही किसी के साथ चली गई हो। आजकल तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा ही हो रहा है। मैंने उससे पूछा कि क्या वह लड़की गलत किस्म की थी, क्योंकि तुम तो शायद इसको जानती होगी। उसने कहा कि नहीं, वह लड़की ऐसी नहीं थी, वह 15 साल की मासूम बच्ची थी। लेकिन आजकल कहाँ पता चलता है कि कौन बच्चा है, और आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के भी हालात बड़े खराब हैं। लेकिन मैं तो ये सोचकर भी परेशान हो रही थी कि बेचारी बच्ची के घर वालों का क्या हाल हो रहा होगा। इसके बाद भी पुलिस 2-3 बार मोहल्ले में आई और सारे मोहल्ले वालों से पूछताछ करती रही। मुझे भी कहा कि आप अकेली रहती है, तो मैंने कहा कि हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। वह मुझे अजीब नजरों से देखने लगे, लेकिन वहाँ पर मकान मालिक आ गया और उसने कहा कि अकेली रहती है, लेकिन ये भरोसे वाली लड़की है, मैं इसके माँ बाप को जानता हूँ, उसने मुझे बचाने के लिए झूठ बोला था। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बाद में मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और मैंने कहा कि आपकी बड़ी मेहरबानी। उसने कहा कि तुम अकेली रहती क्यों हो। फिर मैंने उसे सारी बात बता दी कि मेरे माँ बाप दोनों ही इस दुनिया से चले गए हैं, और अगर मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहती हूँ तो वो मेरी शादी अपने शराबी भांजे के साथ करवा देती, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए यहाँ पर आकर अपनी जिंदगी बनाने के लिए मेहनत करने लगी हूँ। उसने कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम बहुत ही बहादुर हो और ये अच्छी बात है, मुझे तुम्हारा साथ देकर अच्छा लगा है। दिन इसी तरह गुजर रहे थे जब हमें एक और खबर मिली। जिस घर से लड़की भाग गई थी उसके बाप ने खुदकुशी कर ली थी। शायद वह बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बहुत ही बुरी बात थी। मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि लड़की घर से चली गई और बाप ने खुदकुशी कर ली। अब वह जाने अपनी मर्जी से गई थी या उसे किसी ने अगवा किया था, लेकिन बाप बेचारा तो इस दुनिया से चला गया था और बाकी बहन भाइयों का तो नुकसान हो गया, जिनको संभालने और पालने वाला सिर्फ बाप ही था। मुझे इस मामले पर बहुत अफसोस हुआ था। एक दिन मैं और पायल वापस आ रहे थे जब हमने इस लड़की की माँ को देखा। वो अपने घर के बाहर सड़क पर बैठी थी। उसकी हालत देखकर हमें बहुत अफसोस हो रहा था। अब तो मुझे गुस्सा आने लगा और ये यकीन हो गया कि वह लड़की अपनी मर्जी से ही भाग गई है, नहीं तो पुलिस को अभी तक इसके बारे में पता चल जाना था। छोटा सा तो मोहल्ला था, मोहल्ले के घरों के बाहर कैमरे भी लगे हुए थे, फिर भी बात अभी तक सामने नहीं आई थी। इसका मतलब कि वह अपनी मर्जी से गई थी। मैंने सुमन को कहा कि ऐसी लड़की पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। उसने एक पल के लिए भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा कि मेरे घर से भागने के बाद मेरे माँ बाप का क्या होगा। अगर मेरे माँ बाप इस दुनिया में जिंदा होते तो मैं उनकी खुशी के लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर देती। पायल ने कहा कि हाँ, कभी कभी लोग अपने माँ बाप के लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं, लेकिन फिर भी बदले में उनको कुछ नहीं मिलता।
पायल ने बात करते हुए अपने गले में पहने एक लॉकेट को थाम लिया था। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा कि मैं किसी से बहुत मोहब्बत करती थी, जो मेरी तरह ही टीचर था। वो कहता था कि हम दोनों शादी कर लेंगे और एक ही स्कूल में पढ़ाएंगे, अपनी जिंदगी बनाएंगे, घर बनाएंगे, एक साथ कामयाबी का सफर तय करेंगे। इसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था और इसके पास मुझे देने के लिए भी कुछ नहीं था सिवाय मोहब्बत और साथ के। मुझे वह लड़का बहुत पसंद था और मैं उसके साथ शादी करना चाहती थी। लेकिन जब मैंने ये बात अपने घर वालों से की तो उन्होंने कहा कि घर में कमाने वाला और कोई नहीं है, बाबा तेरा जिंदा नहीं है और तू तो जवान बहनों को छोड़कर अपना घर बसाना चाहती है। मैंने कहा कि मैं शादी करके भी आप लोगों के लिए पैसे भेजती रहूंगी, पर माँ ने कहा कि फिर वह बात नहीं रहती। पति एतराज करता है और सारा कुछ खत्म हो जाता है। तू अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएगी, तेरे औलाद आ जाएगी तो अपनी बहनों से ज्यादा अपनी औलाद के बारे में सोचेगी। अगर तुझे हमारा एहसास है तो फिर तू ये शादी ना कर, और अगर हमारा एहसास नहीं है तो जा कर ले शादी। मैंने अपने घर को चुन लिया और मैंने शादी नहीं की, लेकिन आज भी मुझे वह लड़का याद आता है। अब उसने शादी कर ली है और उसका एक बेटा भी है। उसने एक घर भी ले लिया है और छोटी गाड़ी भी ले ली है। मैं सोचती हूँ कि अगर इस वक्त मैंने फैसला कर लिया होता तो मैं उसके साथ होती। ये लॉकेट उसकी आखिरी निशानी है, मेरे पास यही रह गया है। तुम्हारे तो माँ बाप नहीं है, लेकिन मैंने अपने माँ बाप के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। अब मैं जिंदा तो हूँ लेकिन खुश नहीं हूँ। जब तक मेरी बहनों की शादी नहीं होगी, मेरी भी नहीं होगी। मैं पैसे कमाने की मशीन बन गई हूँ। मेरी कोई भी शादी नहीं करेगा और ना ही मेरी माँ मेरे लिए कोई रिश्ता तलाश करेगी। वे आजकल मेरी छोटी बहन के लिए रिश्ता तलाश कर रही हैं। हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे जब मकान मालिक रास्ते में मिल गया। वह सामने से आ रहा था। हमने नमस्ते किया। उन्होंने कहा, बहुत खूब, मेरे मोहल्ले की सबसे प्यारी बच्चियां हो तुम दोनों, और बहुत ही ज्यादा बहादुर और जिम्मेदार भी। अपने घर वालों के लिए इतनी मेहनत करती हो, ऊपर वाला तुम लोगों को खुश रखे। वह चला गया और मैंने उसको कहा कि कितनी अच्छी अच्छी दुआएं देता है, मगर सब लोग इसके बारे में इतना बुरा क्यों कहते हैं? इतना भी बुरा नहीं है। तब पायल का कहना था कि किसी की शक्ल पर नहीं जाते। एक आदमी था जो उस वक्त किराया नहीं दे रहा था और उसने रात को ही उसका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया था। सर्दी का मौसम था, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको सुबह तक भी टाइम नहीं दिया था। मैंने कहा कि हो सकता है कि उसने पहले उनको बहुत टाइम दिया हो। आखिर उन लोगों को भी तो समझना चाहिए ना कि घर का किराया दिया जाता है, आपके नाम तो नहीं कर दिया जाता। अगर टाइम पर किराया नहीं देंगे तो मकान मालिक का तो दिमाग खराब ही होगा। उसने कहा कि तुम पता नहीं क्यों इसके बारे में इतना अच्छा सोचती हो। तुम्हें अभी यहाँ आए हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं। ये इतना अच्छा इंसान नहीं है। मैंने इसको कहा कि मुझे आज तक इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। वैसे भी हमने कौन सा इसके साथ कोई रिश्तेदारी बनानी है। अगर वे हमसे हंसकर बोलेंगे तो हम भी हंसकर बोल लेंगे। कल को हमें इसकी जरूरत भी तो पड़ सकती है। कभी कोई मजबूरी हो तो 1 महीने की मोहलत तो दे देगा। पायल ने कहा कि शायद तुम्हें कोई रियायत दे दे। शाम का वक्त था, वे अपने घर चली गई और मैं इसकी जिंदगी के बारे में सोचती रही कि क्या जिंदगी है इसकी। घर वालों को कब तक कमा कर खिलाएगी। मैं भी जो पैसे कमाती थी वो मेरी सौतेली माँ मुझसे छीन लेती थी। मुझे इस वक्त बहुत बुरा लगता था, लेकिन वह तो मेरी सौतेली माँ थी, इससे मुझे यही उम्मीद थी। लेकिन ये तो इसके अपने थे, फिर भी उसके साथ ऐसा कर रहे थे। बुरा तो इसको भी बहुत लगता होगा, पर बेचारी चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। मैंने इसके लिए दुआ की। मैं इसके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकती थी। सुबह हुई तो फिर से शोर भर मेरी आंख खुली। मेरे मुंह से अचानक निकला, ऊपर वाला रहम करे, अब क्या हो गया है। मैं बाहर आई और सामने का मंजर जल्दी ही समझ गई, क्योंकि जो कुछ हो रहा था वह 2 घर छोड़कर ही हो रहा था। और यह देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि इस बार जो लड़की गायब हुई थी वह कोई और नहीं बल्कि पायल थी। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मैंने फौरन इसकी माँ और बहनों से पूछा। उन्होंने कहा कि रात को तो घर में ही थी, लेकिन सुबह से गायब है। हमें खत भी मिला है जिसमें लिखा है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, ये सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। मैं हैरान रह गई कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर वह ऐसा करना चाहती तो बहुत पहले ही कर चुकी होती। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमसे पायल की क्या बात हुई थी। मैंने कहा कि मुझसे कोई बात नहीं हुई थी, हम साथ तो गए थे और वहां से सीधा वापस आ रहे थे।
कि रास्ते में मकान मालिक से भी मिले थे। उसने कहा कि इस वक्त तो सब कुछ ठीक लग रहा था, फिर जाने लड़की कहाँ चली गई। मुझे लगा कि उसकी माँ इस बात पर रोएगी कि मेरी बेटी गायब हो गई और अब पता नहीं कैसे मिलेगी, लेकिन वह तो ऐसे बात कर रही थी कि हमारा मुंह काला करवा के चली गई है और अब तो हमारा कमाने वाला भी कोई नहीं है, हमें तो बर्बाद करके चली गई है किसी के साथ मुंह काला करने के लिए। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने इसको तलाश करना शुरू कर दिया और पुलिस स्टेशन में भी गई, गवाही भी दी और उनको कहा कि कुछ भी करे मगर पायल को तलाश करे। वो मेरी दोस्त है, मैं उसके लिए बहुत परेशान थी, लेकिन दिन इसी तरह गुजरते चले गए और उसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। मुझे यकीन था कि वह किसी के साथ भी नहीं गई, जरूर उसे किसी ने अगवा किया था, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई था ही नहीं। अगर कोई होता तो वह मुझे जरूर बताती। इसी तरह दिन गुजरते चले गए और मेरी परेशानी बढ़ती चली गई और इसका ख्याल मेरे दिल से निकलता ही नहीं था, क्योंकि हम एक जगह काम करते थे, एक साथ आते जाते थे। हमारी दोस्ती बहुत पक्की हो गई थी, एक दूसरे के दुख से वाकिफ हो गए थे, एक दूसरे को सब कुछ बता दिया था। मकान मालिक के कपड़े अक्सर शाम के वक्त आते थे। मैं उस वक्त सारे काम से फ्री होती थी, जल्दी जल्दी कपड़े धो देती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह मुझसे कोई बात करे कि तुमने अभी तक मेरे कपड़े क्यों नहीं धोए। आज मैं बैठी पायल के बारे में सोच रही थी, मेरी आंखों में भी आंसू थे। जब एक बच्चा कपड़े पकड़ा कर चला गया, मैं कपड़ों को धोने से पहले उनको चेक करने लगी। ये बात मुझे मेरी माँ ने सिखाई थी कि कपड़े धोने से पहले उनकी जेबों को चेक कर लेते हैं, हो सकता है उसमें कोई पैसे या कोई ज़रूरी कागज़ रह गया हो। इस बार मैंने जब चेक की तो मेरे हाथ में एक ऐसी चीज़ आई कि मैं हैरान रह गई। ये पैसे नहीं थे, लेकिन जो भी चीज़ थी, जब मैंने उसे हाथ से पकड़ा तो महसूस कर लिया था। अपनी आंखों से देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, मेरे हाथ पांव कांपने लगे और मैं बुरी तरह घबरा गई। मैंने वे कपड़े एक तरफ फेंक दिए और जल्दी जल्दी अपना सामान बांधने लगी, क्योंकि मुझे यहाँ से जल्द निकलना था। मुझे यहाँ से दूर भागना था, नहीं तो मेरी जान को भी खतरा था, क्योंकि जो चीज़ मुझे मकान मालिक की जेब से मिली थी कुछ और नहीं बल्कि पायल की चेन थी, जो वह हमेशा अपने गले में पहना करती थी। पायल की चेन इसकी जेब से निकलने का यही मतलब था। किसने पायल को अगवा किया था? मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। मुझे फौरन ये बात पुलिस को बतानी चाहिए थी, लेकिन पहले मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए था, क्योंकि अगर बुढ़े को याद आ जाता कि पायल की चैन उसके कपड़ों में थी और वे कपड़े यहाँ पर आए हैं, तो सबसे पहले वे मेरे ही घर पर आता। मैं अपना सामान बांध कर जा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और दस्तक देने के अंदाज से पता चल रहा था कि कोई नॉर्मल दस्तक नहीं है। मैं घर के पिछली तरफ से दीवार कूद गई और भागकर पुलिस स्टेशन चली गई। मेरी हालत बहुत बुरी थी। मैंने उनको सब कुछ बता दिया और ये भी कहा कि मुझे हिफाजत में रखा जाए, क्योंकि मेरी जान को खतरा है। उन लोगों ने सारी बात समझी, मेरा बयान ले लिया और फौरन इस मामले की खोज पर लग गए। और फिर ये पता चला कि उससे पहले जो लड़की गायब हुई थी उसको भी इसी बुढ़े ने अगवा किया था। वे मोहल्ले की खूबसूरत लड़कियों को अगवा करके उनके साथ जब तक उसका दिल न भरता उनको ऐसे ही अपने पास रखता और उसके बाद उनको जान से मार देता। वह बुढ़ा जरूर था, लेकिन अभी इसके रंगीन मिजाज खत्म नहीं हुए थे। पुलिस ने इसको आकर पकड़ लिया था। इस पहली लड़की को तो बचा न सके, वह इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन पायल को बचा लिया था। इसकी इज्जत तो लुट चुकी थी, लेकिन इसको बचा लिया गया था। इसकी माँ ने इसे घर में रखने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरे घर में नहीं रहेगी, नहीं तो उसकी वजह से मेरी बाकी बेटियों के रिश्ते नहीं आएंगे। मैं इसको अपने घर ले आई और बड़ी मुश्किल से मैं इसे दोबारा जिंदगी की तरफ वापस ले आई और उसके बाद हम लोग दूसरे शहर में चले गए और अब हम लोग एक साथ रहते हैं। वह पहले जैसी नहीं रही है। इसको देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। इसे बचा तो लिया पर कोई फायदा नहीं हुआ। हम दोनों की जिंदगी इसी तरह गुजर रही है। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। दुनिया में ऐसे जालिम लोग भी है। इस बुढ़े को जेल हो गई थी। सोचती हूँ कि इस बुढ़े का इससे भी बुरा अंजाम होना चाहिए था कि दोबारा कभी वह किसी की बेटी के साथ ऐसा ना कर सके। इस बात को आज 10 साल गुजर गए हैं और हम दोनों ने एक रिश्ता करवाने वाली औरत के जरिए शादी कर ली थी और आज हम दोनों अपने अपने घर में बहुत खुश हैं। धन्यवाद।